नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम हर्षा ठाकुर है। इंडियन पॉलिटी की सेकंड वीडियो द क्राउन रूल 1858 टू 1947। मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ अपने इस हार्ड कॉपी बुक को अपने साथ रखे हो और मेरे साथ ये बुक्स पढ़ रहे हो। मैं आपको इस बुक को अच्छे से नरेट करके समझाऊंगा और आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। द क्राउन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो क्राउन रूल का मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली एबॉलिश खत्म हो गई और उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने इंडिया के ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि अब हम लोग इसको रूल करके अपने तरीका से हैंडल करेंगे। पहले क्या हुआ था, एक प्राइवेट कंपनी आकर के इंडिया में टेरिटरी ऑक्यूपाइड वगैरह किया, तो गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। हाँ, 1773 में रेगुलेशंस लेकर के आया गया, कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, लेकिन जब सिपॉय म्यूटिनी 1857 में हुआ तो उसके बाद में कंपनी को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। समझिए ये कंपनी अब वहाँ पर एक बस ट्रेडिंग कंपनी बन करके रह गई। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो शासन थी, ब्रिटिश की जो शासन, ब्रिटिश हुकूमत जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि अब हम लोग इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और हम यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। सो द क्राउन रूल के लिए हम लोग को सबसे पहले पढ़नी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, यस, जस्ट वेट, मैं अपने पेन को ऑन कर देता हूँ। ऐसे मैं लिखता तो कुछ खास नहीं हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं समझाता हूँ बस। आपके पास बुक है तो आप लाइन बाय लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको वहाँ पे बाकायदा दिख ही जाता होगा। हाँ, लेकिन मैं परफेक्टली आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनैक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट 1857। बाकायदा सा बात है, सिपाही म्यूटिनी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, तो इस लड़ाई के कारण बहुत ब्रिटिशर्स मर गए थे, बहुत ब्रिटिशर्स को मौत की घाट उठाया गया। लेकिन उस समय का जो लड़ाई हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें इंडियंस ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन्होंने बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया था। ब्रिटिशर्स को बहुत हद तक नीचे झुका दिए थे, लेकिन कुछ गद्दार जा करके ब्रिटिशर से मिल करके ये रिवॉल्ट सप्रेस्ड हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा रिवॉल्ट बाद में फिर से उत्पन्न ना हो, तो हम लोगों को इसके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। ठीक है, एक्चुअली देखिए ब्रिटिशर्स लोग क्या कर दिए थे, जो ये रिवॉल्ट उत्पन्न हुआ। ब्रिटिशर्स इंडियंस लोग तब तक ठीक थे जब तक इन्होंने रिलीजियस के ऊपर में छेड़छाड़ नहीं किया। 1857 के तहत रिलीजियंस के ऊपर में ये लोग आ गए, इसीलिए इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए, मतलब एंग्री, एंड दे हैड टेकन एक्शन, और उसके कारण यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध हुआ। तो इससे ब्रिटिशर्स को पता चला गया कि हाँ, कुछ राज्य को हम लोगों को इंडिपेंडेंस टाइप का देना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे चलता रहा तो ब्रिटिशर का जो हुकूमत है, जो इंडिया में इतना अच्छा खासा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो सही से चल नहीं पाएगा। तो इसी को सप्रेस करने के लिए, इस सब चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। तो इनका क्या दावा था कि जो हम लोग 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुलाया जाता है, सिपाही म्यूटिनी, तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग गुड गवर्नमेंट लेकर के आएंगे इंडिया में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, एंड जो भी पावर था, ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो जो भी ब्रिटिश की क्वीन थी, उनके पास सारा पावर चला गया। एक एक पावर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर जो हुआ करता था, सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। फीचर्स ऑफ द दिस एक्ट्स वेयर एज फॉलो। अब यहां पर क्या क्या फीचर आया, तो इससे पहले जो भी हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, राइट। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पे एक वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया क्या है, सेम लाइक अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इट्स अ वाइसराय ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइडेड दैट द इंडिया henceforth was to be governed by in the name of हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी मतलब समझ जाइए कि इंडिया को रूल किया जाएगा, इंडिया को गवर्न किया जाएगा ब्रिटिश क्वीन के नेम पे। ठीक है, और डेजिग्नेशन को चेंज किया गया, गवर्नर जनरल को वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, वाइसराय वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी वाइसराय हुआ करता था, तो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, कि हाँ, ब्रिटिश क्राउन के
बिहाफ में यहाँ पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब वाइसरॉय ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल्स कर रहा है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश, जैसे कि बोलते हैं हम लोग वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग जो ब्रिटिशर जो थे वो सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने, ठीक है। अब यहाँ पर डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, जो हम लोग डबल गवर्नमेंट पिछले वीडियो में देखे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को एबॉलिश कर दिया गया। उसके बिहाफ में एक नया ऑफिस खोला गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, वेस्टेड विद अ कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब इंडिया के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा उन सब चीज पे कौन देखेगा, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, एक नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये ऐसा बॉडी है जो कि इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। देखिए ब्रिटिश कैबिनेट क्या होता है ना, लाइक अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में पार्टीज बैठती है, एक होता है जिनकी हाई मेजोरिटी पार्टी होती है और एक होता है लो मेजोरिटी पार्टी। तो जो हाई मेजोरिटी पार्टी होती है वो सरकार बनाती है। अब वो जो सरकार बनती है तो उनमें भी एक कैबिनेट बैठता है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरीके के पोर्टफोलियो बनते हैं। तो उसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वहाँ के जो रूलर्स थे तो उनकी भी एक कैबिनेट बनती थी। तो उस कैबिनेट का ये लोग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मेंबर हुआ करते थे। तो वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को देखेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो मैंने आपको जाहिर सा बताया ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कैबिनेट एक्चुअली में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 15 मेंबर मतलब महज 15, मतलब अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी कुछ लोग चाहिए, तो इसके लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जो कि एक असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को कि हाँ भाई तुम अकेले तो नहीं कर पाओगे, तो इसके असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का एक बॉडी बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी। देखिए अब जो ये 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया ना, तो ये काइंड ऑफ ये लोग एडवाइस देगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। ये लोग खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता है। सेक्रेटरी ऑफ अल्टीमेटली एक्शन कौन लेगा, तो अल्टीमेटली एक्शन लेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन ये लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस दे सकता है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब इसी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में ही से कोई भी चेयरमैन, काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। जो भी मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे तो वो इस काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन अ काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक काइंड ऑफ अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग स्वीड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो कभी भी मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्शंस के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में आकर के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा चीजें कैसा चल रहा है। तो दो बॉडी है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना, कभी भी इंडिया में आकर के चीजों को देख सकता है, ठीक है। द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England, ठीक है। तो 1858 क्या है, ये लोग मतलब एक्चुअली बोल रहे हैं कि चलो गुड गवर्नमेंट है, इंग्लैंड के माध्यम से इंग्लैंड एक ऐसा बॉडी बना दिया गया कि इंडिया को चलो हम लोग अपने तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी गुड गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये लोग कोई किसी भी तरीका से कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। बोलते रहेंगे, झांसा देते रहेंगे कि इंडिया में सब चीजें सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्स्टिट्यूशनल वे द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। तो लोगों को लग रहा था कि चीजें अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ अच्छी होती नहीं है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे बताया गया जाए ना कि 1858 आया, तो उसका धीरे धीरे 1861 आया, 1892 आया, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि इंडिया के लोग भी जागरूक होंगे और इन सब चीज़ के अच्छे खासा डिमांड करते कि नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं और हमें एक अच्छा गवर्नमेंट का मतलब इनको भी लीडर्स, जो हमारे इंडियन के जो लीडर्स आएंगे तो वो लोग समझाएंगे कि क्या पर्टिकुलरली अच्छा
गवर्नमेंट होता है, कैसे हम लोग एक अच्छा गवर्नमेंट को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो अच्छे खासे लीडर कैसे जनरेट हुए हैं, उन सब चीज़ के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तब जा करके हमें ये समझ में आएगी। पहले हम लोग अब इसके नोट एंड रेफरेंस में पॉइंट 4 को देख लेते हैं। पॉइंट 4 क्या बताया गया, देखिए, सुभाष कश्यप आवर कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल बुक ट्रस्ट एंड थर्ड एडिशन से यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है 4th नंबर प्रिवेल्ड इन इंडिया, ये सुभाष कश्यप बुक से उठाया गया था। बस वही सी एक छोटी सी बात कही गई है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग सभी देख सकते हैं, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल किया कि हाँ नेसेसरी सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। In the pursuance of this policy of association, 3 acts were enacted. The British Parliament in 1861, 1892 and 1901. 1857 रिवॉल्ट के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि सही बात है, अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंडियन लोग ऐसे आक्रोश करते ही रहेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 एक्ट पास हुआ, एक 1861 में, एक 1892 में, एक 1909 में, ठीक है। फीचर्स अगर बात किया जाए 1861 की तो देखते हैं क्या क्या। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन दस प्रोवाइडेड द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द एक्सपेंडेड काउंसिल। देखिए फ्रेंड्स, अगर इनका क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या मकसद था कि अगर सारा चीज अगर हम ही लोग कंट्रोल करेंगे तो ये लोग आकर के फिर से कुछ ना कुछ तो हम लोग के ऊपर में एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो इससे बेटर है कि हम कुछ इंडियंस को भी ऑफर देते हैं काउंसिल्स में, लाइक सीट्स देते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारा हेल्प करो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इनको कोई खास पावर नहीं दिया गया था, एक छोटा मोटा मतलब एक एडवाइजरी के तौर पे इन लोगों को रोल प्ले करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सा बात है नॉन ऑफिशियल, यहाँ पे लिखा भी गया कि जो इंडियंस रहेंगे वो नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे, ठीक है। जो काउंसिल्स बन रहा था, जो 15 मेंबर की काउंसिल्स बनी थी, इसमें अगर इंडियंस आ भी रहे हैं तो ये नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो थे वाइसराय जो थे, लॉर्ड कैनिंग जो इंडिया के जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे, तो इन्होंने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेलेक्ट किया, ठीक है। 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 3 जन को सेलेक्ट किया, एक राजा ऑफ बनारस, एक महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। एक्चुअली में ये जो तीनों जो थे ना, ये इन्हीं के चमचे थे, तो इसीलिए इसने एज अ नॉमिनेट कर लिया। प्रॉपर इलेक्शन नहीं था, अपने अनुसार इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ लाइए कि आज का लोक सभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस तरीका के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन 3 मेंबर को सेलेक्ट किया गया। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। जैसे कि हम लोग पिछले बार पढ़ रहे थे कंपनी रूल में, तो क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज्ड हो रहा था, बंगाल बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ, तो फिर अल्टीमेटली बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है। तो सब जितने भी प्रोविंसेस वगैरह हुए थे सब अंडर में आ गए इसके। तो अब ये लोग बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग सबको पावर इक्वली देंगे, ठीक है। तो सबको पावर इक्वली देने की बात की गई, ओके। लाइक यहां तक तो ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन लाने की बात किया गया। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को रिवर्स कर दिया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मतलब 1858 तक रीच किया गया था। तो इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर्ड एक्ट 1833 में हम लोग देखे थे। द पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन अ ग्रांट ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। अब पूरी तरीके से जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो 1937 में हम लोगों को एक कंप्लीट ऑटोनॉमी देखने को मिलेगा, प्रोविंसेस को आज़ादी दे दी गई। कंप्लीट ऑटोनॉमी मतलब समझ जाइए कि जैसे कि आज का झारखंड है, आज का यूपी है, तो इसके जो सीएम है वो लोग अपने अनुसार वहाँ के कानून को निर्धारित करते हैं, लॉ वगैरह बनता है, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और लेकिन पूरा ऑल ओवर यूनाइटेड इंडिया का कौन लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स। एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर नहीं लेता है, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बताते हैं इस तरीका से, एक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं लेकिन एक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिया जाता है। तो अल्टीमेट पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, समझ जाइए। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होगा कि एक प्रोविंसेस, एक स्टेट खुद ब खुद सारा चीज रूल्स रेगुलेशन संभाल रहा है।
तो उस तरीका का रूल्स रेगुलेशन फुल ऑटोनॉमी हम लोग को कब देखने को मिलेगा? 1937 में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे स्टेट्स में फुल ऑटोनॉमी हम लोग को कब तक देखने को मिलेगा? 1937 तक देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब बात किया गया कि नया नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना चाहिए। कहाँ पे? जैसे कि बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हुआ गया, ठीक है, पंजाब हुआ, विच वेर एस्टैब्लिश्ड इन, कब कब इनको एस्टैब्लिश किया गया था? तो 1862, 1886 एंड 1897 रेस्पेक्टिवली। तो बंगाल मतलब एक जैसे कि विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है, तो स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होता है, लेकिन इंडिया के अगर सेंट्रल में बात करें तो लोकसभा राज्यसभा होता है। तो उस समय भी प्रोविंसेस में, कौन कौन से प्रोविंसेस में? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, बंगाल में और पंजाब में ये विधानसभा विधान परिषद बनाने की बात की गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा जिसको हम लोग आज के डेट में बोलते हैं। तो उस तरीके के लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में बात किया गया, एस्टैब्लिश्ड किया गया। तो डेट के अनुसार देखा जाए तो बंगाल में कब हुआ? 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में कब हुआ? 1886 में, और पंजाब में कब हुआ? 1897 में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, इट empower द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर। अब देखिए, वाइसराय को बहुत सारा पावर दिया गया कि चलो ठीक है, तुम रूल्स बना सकते हो एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कॉन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन द काउंसिल। ठीक है, किस तरीका से, मतलब कोई भी, मतलब जो भी पर्टिकुलरली बिजनेस की बात हो रही है कि कहाँ से कितना मनी उठाना है, कैसे कितने लोगों को कितना पैसा जाना चाहिए, इस तरीके की ऑर्डर्स एंड ऑल कौन बना सकता था? वाइसराय बना सकता था। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम का रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब समझिए फ्रेंड्स, लाइक आज के डेट में अगर हमारे जो गवर्नमेंट है तो उसमें बहुत सारे चीज़ें डिवाइडेड है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास ऐसा पावर है कि वो कोई भी डिसीजन खुद ब खुद ले सकता है, तो उसको मान्यता मिल जाती थी। तो इसी तरीका की एक पोर्टफोलियो सिस्टम बनाई गई थी उस समय कि हाँ, एक छोटा छोटा बॉडी बना दिया जाएगा, उसमें जो लोग भी फैसला, जो वहाँ के हेड रहेंगे तो वो फैसला देंगे तो उनके अनुसार मंजूरी मिल जाएगी। ऊपर वाले के पास नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, लाइक वाइसराय ऑफ काउंसिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बॉडी में अगर वो डिसीजन ले लिया तो उसका मान्यता हो जाएगा। तो ये हमारा कब लाया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम? तो 1861 एक्ट में लाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में लाया गया था। ओके, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। देखिए, मतलब 1861 में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वाइसराय काउंसिल, जो वाइसराय काउंसिल की जो बॉडी होती थी, उसी के अंदर के लोगों को डिपार्टमेंट के हेड्स बनाया जाएगा। ठीक है, and were authorized to issue a final order on behalf of the council on a matter of his department। जैसे कि मैंने आपको समझा चुका हूं, पर्टिकुलरली हेड वाला सिस्टम हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इट एम्पावर द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। वाइसराय को पावर मिला कि हाँ भाई, तुम ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कि टेम्पररी लॉ को तुम फॉलो करवा सकते हो। आज के डेट में हमारे इंडिया में अगर कभी भी इमरजेंसीज वगैरह होती है तो उस समय क्या होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा जब मतलब स्थगित नहीं रहती है, मतलब वर्किंग में नहीं रहती है, ऐसा कंडीशन आ जाता है, तो भी देश में नियम कानून पालन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो नियम कानून पालन करवाने के लिए तो किसी ना किसी को तो लॉ बनाना पड़ेगा ना। तो वो लॉ कौन बनाता था? वो लॉ हम लोग के अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। तो उस समय तो प्रेसिडेंट हुआ नहीं करता, तो वाइसराय ऑर्डिनेंस को इशू करता था। ठीक है, वाइसराय के द्वारा कुछ भी ऐसा इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस को इशू करवाया जाता था, तो वो पालन किया जाता था। सर्टेन टाइम के बाद जब सब चीज़ स्टैब्लिश हो जाती थी तो उसके ऊपर में वर्क किया जाता था और फिर उस पर सोच विचार करके उसको रखना है नहीं रखना है उस पर बात किया जाता था। विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मंजूरी है या नहीं है, वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और लोगों को उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये कब वैलिड है? इमरजेंसी के केस में ही। ठीक है, और ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी रहता है ना, तो वो 6 मंथ के लिए होता है, ओनली 6 मंथ, SIX 6 मंथ। दिस शुड बी क्लियर।
अब आते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, 1861 के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था। इसका क्या क्या फीचर्स है उसको बात कर ले हम लोग। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब इंडियंस की जनसंख्या बढ़ाई गई काउंसिल्स में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलने का मतलब है लोकसभा एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में इंडिया में जो सिस्टम चलती है ना, हम लोग इसको आगे में अच्छे से देखेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव क्या होता है ना, इंडिया में लेजिस्लेटिव क्या होता है, लॉ को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लॉ को पालन करवाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है और एग्जीक्यूटिव लॉ को पालन करवाता है। ठीक है, तो लॉ को अभी कौन बनाएगा, लॉ को जो हमारे अभी करंट सिचुएशन में जो मेजोरिटी में है वो लॉ को बनाते हैं। मेजोरिटी में कौन है, एनडीए, ठीक है, बीजेपी, लाइक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उन लोगों का जो पॉलिटिक्स है अभी मेजोरिटी पे, वो लोग अभी, उन लोगों का सरकार बना हुआ है, तो वो लोग क्या हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव इज अल्टीमेटली, लेजिस्लेटिव इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये लोग लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर में भी आ जाते हैं। ठीक है, लाइक समझ जाइए, ये हो गया एक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में बहुत सारे बॉडीज बैठे हुए हैं, बहुत सारे पार्टीज बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजोरिटी में है वो सरकार बना रहा है, तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव, एंड ऑल आर देम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, पालन कराने वाले। ओके, सो दिस पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर। इन सबको हम लोग आगे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बनाया गया, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी तो यहाँ पर हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सेंट्रल और दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल के दोनों के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाया गया। बंगाल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एक चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर दी आई थिंक, नहीं सही है, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। देखिए, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी जो मेजोरिटी जो थी ना, ऑफिशियल मेजोरिटी ज़्यादा थी, मतलब ब्रिटिश की जनसंख्या इन सब में अभी भी ज़्यादा थी। फिर सेकेंड पार्ट, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अच्छा खासा एक फंक्शन दिया गया बहुत सारा, तो बजट के ऊपर में ये लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बजट जैसे कि क्या क्या चीज़, कितने कितने चीज़ पे क्या क्या पैसा लग सकती है, उसको हम लोग अल्टीमेटली बजट बोलते हैं। और बजट चैप्टर हम लोग आगे में अच्छे से देखेंगे। वैसे नोट्स एंड रेफरेंस की बात किया जाए तो द सिस्टम ऑफ द बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश। अब इसको आपको याद रखना है, 1860 में बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड एड्रेसिंग अ क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को पालन करवा रहे हैं उनसे ये लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशंस ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन। देखिए, अब एक इनडायरेक्ट इलेक्शन लाया गया कि हाँ भाई, जो वाइसरॉय अपने द्वारा जो खुद भी चूज कर लेता है ना कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चलो ठीक है इंडियंस मेंबर रहेंगे हम, लेकिन हम अपने अनुसार चूज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वाइसरॉय को रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी किनसे ये लेगा, मतलब रिकमेंडेशन लेगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी रिकमेंडेशन लेना है गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, जमींदार्स हो गया, चैम्बर हो गया। तो इनडायरेक्टली देखो सभी लोगों को मतलब किसी ना किसी से क्या लेना था, रिकमेंडेशन लेना था। छोटे से लेकर के आपको रिकमेंडेशन, छोटे मतलब जमींदार, एटलीस्ट जमींदार्स एंड ऑल, इन लोगों से आपको रिकमेंडेशन लेना है। वो प्रोविंशियल काउंसिल में जाएंगे, फिर उनका रिकमेंडेशन
वाइसराय लेगा, फिर जा करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बैठेगा। इस तरीका का रिकमेंडेशन सिस्टम चला। तो काइंड ऑफ एक, हम लोग डायरेक्टली आपको ज्यादा याद नहीं रखता है, काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन चल रहा था ये। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन द फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। तो नॉन ऑफिशियल सीट्स करने के लिए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन चला सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में, ठीक है। ठीक है, पहला मतलब पॉइंट्स आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको कुछ मतलब यहाँ मिस पॉइंट हो गया। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिकमेंडेशन किससे लेना है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो में बैठ रहे हैं तो वाइसरे को रिकमेंडेशन लेना है कि हम इन सबको बैठाएंगे। किनसे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो बन रहे हैं उनको किनसे लेना है? गवर्नर से लेना है। रिकमेंडेशन किससे लेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपैलिटी से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेड एसोसिएशन से, जमींदार से और चैम्बर, ठीक है, एंड द चैम्बर्स से। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं एक नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ इलेक्शंस को देखा गया, ठीक है। 6 पॉइंट नोट्स एंड रेफरेंस में क्या लिखा गया है एक बार उसको देख लिया जाए। जाहिर से यहाँ पे एक बुक्स की बात की गई है, वी.एन. शुक्ला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बुक कंपनी, 10th एडिशन में ये पॉइंट्स बताया गया था, वहाँ से इसको उठा करके लिखा गया। अब आते हैं हम लोग 1909, दैट इज 1909। 1909 में फ्रेंड्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, जिसको हम लोग फादर ऑफ अ कम्युनलिज्म भी बोलते हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मॉर्ले वॉज देन द सेक्रेटरी। मॉर्ले क्या था? सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। एंड लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ऑफ इंडिया में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो बॉडी बना 1858 में रूल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन्स के बिहाफ में, तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब देखिए ये क्या क्या लेकर के आया गया था उसके ऊपर में बात करते हैं। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेर एज फॉलो। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कभी भी आप देखोगे ना कोई भी एक्ट में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनके साइज तो इंक्रीज हो ही रहे थे। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल्स में। प्रोविंशियल्स बोलने का मतलब स्टेट से, इतना ये सब चीज समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। सेंट्रल में 16 से लेकर के 60 तक बढ़ गया, देख लो। फिर अगर प्रोविंस की बात किया जाए तो वो यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि प्रोविंसेस, कोई प्रोविंस छोटा है, कोई प्रोविंसेस बड़ा है, तो वहां पे भी हर जगह पे सीटें तो बढ़ी, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। लेकिन सेंट्रल में कितना हो गया? 16 से लेकर के 60, इतना जनसंख्या बन गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे कैसे मतलब सीट्स बढ़ रही है, हम लोग उन सब चीज को देख रहे हैं। इट रिटेन्ड ऑफिशियल, अभी भी मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा हो गई थी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना नॉन ऑफिशियल मेंबर आपको ज्यादा दिखने को मिलेगा। सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी ज्यादा है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर अब ज्यादा हो गए। इट एनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स, ठीक है, दोनों जगह लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल दोनों जगह, मतलब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शंस है बहुत एक्सपैंड किया। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मेंबर वेयर, अब मेंबर्स लोगों के पास ऑप्शन था कि हाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पहले ये लोग नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बजट के रेजोल्यूशंस के ऊपर में क्यों आप ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, इस तरीका का क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडिया में लाया गया, ठीक है, ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। वाइसरॉय मतलब सेंटर के बारे में के बिहाफ में बात किया जा रहा है, और गवर्नर प्रोविंसेस के बाद में प्रोविंसेस को लेकर के बात किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे। तो आपसे बाकायदा यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, Who was the first person? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first person to join the Viceroy Executive of Council, Viceroy Executive Council। अब इनको एज अ लॉ मेंबर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लॉ मेंबर, ठीक है।
इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ अ कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए कॉम्युनलिज्म, हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मतलब फादर ऑफ अ कॉम्युनलिज्म मॉर्ले को, लॉर्ड मॉर्ले को बोला ही जाता है। तो ये कॉम्युनलिज्म है क्या फ्रेंड्स? कॉम्युनलिज्म को आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना, लाइक समझ जाइए पर्टिकुलरली कुछ एरिया है, इस एरिया में 2 मुस्लिम रह रहे हैं, नहीं 4 मुस्लिम रह रहे हैं और 2 हिंदू रह रहे हैं, ठीक है, 2 हिंदू रह रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे हिंदू का मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब काइंड ऑफ अगर इलेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई भी खड़ा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम एनीवन इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, और वोट के लिए सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग वोट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम वोट होगा वो यहाँ का लीडर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी जनसंख्या किसका है? मुस्लिम का है, ठीक है। कॉम्युनलिज्म का मतलब क्या हो गया कि हाँ, अब मान लीजिए 4 मुस्लिम है तो 2 इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, बाद बाकी और मान लीजिए कुछ और मुस्लिम है, 3 और 1 हिंदू है, तो 2 इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, बाकी 4 वोट दिए, तो इन चारों के हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होगा। तो कॉम्युनलिज्म का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम की आ जा रही है, वहाँ पर सिर्फ चुनिंदा जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है केवल और केवल मुस्लिम हो सकते हैं, और इसमें वोटिंग कौन कर सकता है? सिर्फ मुस्लिम करेंगे, हिंदू यहाँ पे वोटिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हिंदू अगर हिंदू चाहेगा कि हाँ इसको, इस मुस्लिम को मैं वोट दे दूँ या फिर पर्टिकुलर इस मुस्लिम पर्सन को मैं वोट दे दूँ, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है वोट में। तो इसी को हम लोग कॉम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक तो सीट भी रिजर्व्ड है इनके लिए, और ऊपर से यहाँ के जो हिंदू पर्सन है वो इनको वोट भी नहीं दे सकते, तो ये दैट इज अ कॉम्युनलिज्म। तो ये इंडिया में किनके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा इंडिया में कॉम्युनलिज्म को लाया गया, ओके ओके। तो इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो इसी को हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रोड बोलते हैं फ्रेंड्स, कि हाँ तुमको ही वोट देना है, सिर्फ मुस्लिम पर्सन ही वोट दे सकते हैं उस मेजोरिटी जगह पे। तो ये सेपरेट इलेक्ट्रोड हो गया, वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो, नॉट आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, फादर ऑफ अ कम्युनलिज्म इज नॉट मॉर्ले, इट इज मिंटो, सी ओके। सो लॉर्ड मिंटो को हम लोग एज अ फादर ऑफ कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज अ फादर ऑफ अ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। It also provided for the separate representation of a presidency, corporations, chamber। तो ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, मुस्लिम्स और हिंदू पे ही नहीं रुका, कि हाँ अलग अलग प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार, इन सब चीज़ पे ये चला। अब इन सब को हम लोग आगे में अच्छे से डील करेंगे, जब हम लोग डेप्थ में आगे में जब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तो आपको ये डेप्थ में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको ये बुक में काफ़ी मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया फर्स्ट टाइम में कि ऑब्जेक्टिव वाज अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1917 में बोल दिया नहीं, इंडिया में चीज़ें सही नहीं आ रही है, चलो ठीक है हम लोग अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाते हैं, एक अच्छा गवर्नमेंट, अच्छे से रूल करते हैं इंडिया में, ठीक है। अगर अच्छे से रूल करेंगे तो ये लोग भी खुश रहेंगे और हम लोग को सपोर्ट करेंगे, ऐसा इनका दावा था। 1917 में ये बात की गई थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात की गई थी। द डिक्लेरेशन दस स्टेटेड द पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इज दैट ऑफ इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन with a view to progressive realizations of a responsible government in India as an integral part of the British Empire। देखिए सीधा सीधी बात था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाएगा अच्छे से। गवर्नमेंट सिस्टम मतलब कि समझ आइए कि ब्रिटिश के अंडर में ये गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में रूल कर रहा है और इंडिया को आगे बढ़ा रहा है, इनका ये दावा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा इन लोग बोल रहे थे कि हाँ हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे करेंगे। तो
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके लिए पास किया गया 1919 में, इनैक्टेड विच केम इनटू फोर्स। अब जो 1919 में लाया गया था तो चालू होते होते 1921 हो गया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेगो चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मॉन्टेगो चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म इसको बोला जाता है। मॉन्टेगो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे और चेल्मस्फॉर्ड जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। फीचर्स अब बात करते हैं हम लोग ये 1919 एक्ट के बारे में। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो। क्या फीचर्स है? इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। चलिए देखिए, सब्जेक्ट हुआ करता था कि हाँ चलो कुछ सब्जेक्ट सेंटर के अंदर में रहेगा, कुछ सब्जेक्ट प्रोविंसेस मतलब स्टेट के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंटर काम करेगा और स्टेट के अंदर में जो सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट काम करेगा। तो क्या बात कर रहे हैं कि सेपरेशन, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट्स का जो सेपरेशन लाया गया था तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही लाया गया था, मॉन्टेगो चेल्मस्फॉर्ड रिफॉर्म के थ्रू। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर ऑथराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके ऊपर में लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। इस पर्टिकुलर पे लॉ कौन बनाएगा? तो स्टेट बनाएगा, ठीक है। However, the structure of government continue to, लेकिन मतलब समझ जाइए कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो रहेगा वो सेंट्रलाइज ही रहेगा, यूनिटरी ही रहेगा कि हाँ भाई तुम स्टेट, तुम रूल्स रेगुलेशन तो बना रहे हो लेकिन सेंटर ऊपर में है तुमसे, ठीक है। अगर तुम्हारा रूल्स रेगुलेशन पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता हो तो सेंटर उसके ऊपर में वर्क कर सकता है, ठीक है। सेंट्रलाइज टेंडेंसी तो रहेगा ही रहेगा। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। अब देखिए, स्टेट के जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करते थे उसको भी दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। दो पार्ट क्या क्या में बांटा गया? एक हो गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर में कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो गवर्नर के द्वारा और उसके मिनिस्टर्स के द्वारा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के गवर्नर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो असिस्ट करता था तो उसके मिनिस्टर्स के द्वारा और गवर्नर के द्वारा इसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। और रिजर्व सब्जेक्ट में ऑन द अदर हैंड वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन थे? नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी थे। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर का मेजोरिटी ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या बताया गया कि हाँ ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और जो ऐसे सब्जेक्ट जो रिजर्व हुआ करते थे उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर बात किया जाए तो मेंबर का जनसंख्या किनका था? तो जनसंख्या ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा था। तो इनको पता था कि अगर हमको अपने अनुसार कुछ भी अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट में रहेंगे और जो बेकार सब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर में रख देते हैं कि हाँ इंडियन लोगों को भी खुशी मिलेगा। कुछ हम लोग को मिल नहीं रहा था फ्रेंड्स, बस ये लोग नाम के लिए सब चीज कर रहे थे। गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कुछ उसको बोलेगा कि हाँ तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा है जो कि इंडियंस थे, तो उन लोगों को ये जवाबदाही नहीं रहेंगे। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ द गवर्नर वाज नोन एज, इसको डायरेक्टरी बोला गया। रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को डायरेक्टरी बोला गया थी, बहुत बेकार चीज थी। अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, ये डायरेक्टरी वर्ड्स एक्चुअली में ग्रीक वर्ड से लाया गया डायआर्की विच मीन्स डबल रूल। However, this experiment was largely unsuccessful. सभी लोग इसका विरोध किए थे, काफी विरोध हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म लाया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब हो गया कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। जैसे कि आज का डेट में हम लोग बाई कैमरलिज्म देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल है और मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। एक काइंड ऑफ इलेक्शन होगा। दस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय, अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दो पार्ट में बढ़ जाता है, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ, दो पार्ट में अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बचा, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस काउंसिल बोला गया और अपर हाउस को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वेयर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन।
तो जो भी यहाँ के लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे तो डायरेक्ट इलेक्शंस, कंट्री में इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा. इट रिक्वायर्ड दैट 3 of 6 members of the Viceroy Executive Council other than commander in chiefs were to be Indians. तो वाइसरे का जो मतलब अब फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं. तो वाइसरे का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था उसमें 3 मेंबर इंडियंस होंगे, लेकिन वो इंडियंस कभी भी कमांडर इन चीफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, अदर देन मतलब आई एम सॉरी 6 मेंबर्स, वाइसरे का जो बॉडी रहेगा उसमें 6 मेंबर्स रहेगा जिसमें 3 इंडियंस रहेंगे, लेकिन उसमें कमांडर इन चीफ इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, जो कमांडर इन चीफ के पोजीशन में कभी भी वाइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट नहीं बनेगा. ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग. इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉम्युनल. देखिए, कॉम्युनलिज्म को तो कभी ये लोग रोकने वाले नहीं थे. कॉम्युनलिज्म के कारण ही तो इंडिया में मारकाट हुआ है. ठीक है, कॉम्युनलिज्म का रिप्रेजेंटेशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है इस एक्ट में भी. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मैंने आपको भी समझाया है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए लोग लेकर के आ गए. जो चीज़ मुस्लिम के साथ हो रहा था वो फैसिलिटी सिख्स को भी प्रोवाइड करने की बात की गई, इंडियन क्रिश्चियंस को प्रोवाइड करने की बात की गई, और एंग्लो इंडियंस जो ऐसे इंडियंस जो इंडिया में ही रह गए उनको एंग्लो इंडियंस बोलते हैं. थे वो ब्रिटिश के, बट उनको इंडिया इतना पसंद आ गया कि वो इंडिया ही में रहना पसंद करने लगे. ठीक है, लाइक एंग्लो इंडियंस आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पर इंडिया में अपना परिवार बना लिया. अगर मान लीजिए अगर मेल की बात किया जाए तो यहाँ पे इंडियन फीमेल से शादी कर लिया, और फीमेल की बात की जाए तो इंडियन मेल से शादी कर लिया गया. तो दे आर द एंग्लो इंडियंस, और इंडिया में रह गए वो लोग. यूरोपियंस. इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजीज टू ए लिमिट नंबर ऑफ अ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. अब देखिए, ग्रांटेड फ्रेंचाइजीज दिया गया, किनके पास कितना प्रॉपर्टीज है, टैक्स है और कैसा एजुकेशन, इसके बेसिस पे इन लोगों को फ्रेंचाइजी मतलब ऐसा मतलब जिनके पास अधिकतम टैक्स है पे कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड है. ठीक है, और कितना प्रॉपर्टीज है, इन सब चीज के बेसिस में वो लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ अ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिटherto परफॉर्म बाय सेक्रेटरी ऑफ. देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो हुआ करता था उसके बिहाफ में एक नया बॉडी बनाया गया, हाई कमिश्नर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ फंक्शन इनको ट्रांसफर किया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट की सबसे पहली बात की गई थी, PCS, जिसको आज का डेट में हम लोग बोलते हैं PCS, पब्लिक सर्विस, PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन जो लाइक स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है, BPSC, JPSC, और जो चुनिंदा लोग जो बन करके आते हैं, दे आर PCS ऑफिसर्स ओनली. सो PCS की जो सेवा लाने की सबसे पहले बात की गई थी, तो इसी एक्ट में लाने की बात की गई थी. कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. पब्लिक सर्विस कमीशन, हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अब इसके लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया, सेटअप किया गया 1926 में. एक रिक्रूटिंग बॉडी रहेगा सिविल सर्वेंट्स के लिए. ठीक है, PCS मतलब हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन. देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब ये सेंटर की बात की गई है, और प्रोविंशियल सर्विस कलेक्शन मतलब स्टेट की बात हो रही है. तो एक सेंट्रल तरीका से मतलब रिक्रूट होंगे ये ऑफिसर्स, जो ICS ऑफिसर्स हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, इनको रिक्रूट किया जाएगा. ठीक है, तो इसका बॉडी कब सेट कर दिया गया था? 1926 में. 8 पॉइंट देखा जाए, दिस वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली. देखिए, ये वाला जो पब्लिक सर्विस कमीशन लाने की जो बात की गई थी, तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था, ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया 1923 to 1924. तो ली कमीशन सुपीरियर सिविल सर्विसेज कि हाँ, सुपीरियर सिविल सर्विसेज इंडिया में लाया जाएगा 1923 to 24 में. इसमें बैठकी हुई थी, ली कमीशन ने इसमें परमिशन दिया, हाँ चलो ऐसा लाएगा सिस्टम. एक कमीशन बैठा था, तब जाकर के यहाँ पर इन सब चीज़ के ऊपर में बातें चली थी फ्रेंड्स. ठीक है, इट सेपरेटेड फॉर द अपने हमने ये पढ़ लिया नहीं, हाँ, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर बजट. पहली बार
सेंट्रल बजट से प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया और प्रोविंशियल बजट पे ये लोग खुद के अनुसार अपना बिल वगैरह क्या करना है, कैसे खर्चा करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ के जो प्रोविंस के लेजिस्लेचर थे उसके ऊपर में बजट बना सकते हैं। पहले अभी तक सब सेंट्रल करता था, लेकिन अब प्रोविंशियल भी इन सब पे एक्शन ले सकते हैं। It provided for the appointment of Security Commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force। देखो, इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी समझ जाओ कि हाँ, जो भी अभी हम लोग फैसला लिए हैं उन सब चीज़ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी देखेगा हर 10 साल में। ठीक है, कि हाँ जो चीज़ हम लोग कमिट किए हैं उन सब चीज़ पे अच्छे से एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो कौन देखेगा? स्टैट्यूटरी कमीशन देखेगा। तो उसके लिए 1927 में एक्चुअली ये एक्ट हम लोग देख रहे हैं 1917 ही से बनना का बात किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1919 में लागू हो गया। तो 2 साल पहले ही ये साइमन कमीशन आ गया। आना चाहिए था 1929 में, लेकिन ये लोग 1927 में ही आ गया, 2 years बिफोर स्केड्यूल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले चलो 7 मेंबर्स का स्टैट्यूटरी कमीशंस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा, 7 मेंबर्स का बॉडी बनेगा अंडर द चेयरमैनशिप। और इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे? सर जॉन साइमन रहेंगे। रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अभी हम लोग रूल्स रेगुलेशन देखे कि हाँ इंडिया का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बन के आया है, तो उसके ऊपर में कैसा एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज के लिए साइमन कमीशन को लाया गया था। और बात किया गया कि आगे चल करके जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उनको कैसे बनाया जा सकता है, इन सब चीज के ऊपर में बात किया गया। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशंस, देखिए सारे मेंबर जो कमीशंस के थे ना वो ब्रिटिशर्स ही थे। हेंस ऑल द पार्टीज, तो मतलब देखिए अब ब्रिटिशर्स हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसीलिए सारे इंडियंस ने, सारे पार्टीज ने इसको बॉयकॉट कर दिया था इस कमीशन को। द कमीशन सबमिटेड, अब कमीशन का जो रिपोर्ट आता है 1930 में आता है, और यहां पर क्या रिकमेंड किया गया कि हाँ डायरार्की को हटा दिया जाए। डायरार्की जो ट्रांसफर सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट की हम लोग ने बातें की थी उसको एबोलिश करने की बात की गई डायरार्की की। और बोला गया कि जो गवर्नमेंट बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आगे में बढ़नी चाहिए प्रोविंसेस में भी। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशंस ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, फेडरेशंस ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स को बनाना चाहिए कि हाँ भाई एक प्रिंसली स्टेट और फेडरेशंस ऑफ अ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट ये बनना चाहिए, एक बॉडी बनना चाहिए। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट हुआ करते थे फ्रेंड्स जो ऐसे राजा महाराजा जो खुद रूल करते थे, सिर्फ कंपनी को टैक्स पे करते थे और कंपनी का मतलब ब्रिटिश क्राउन का कोई हस्तक्षेप ये लोग नहीं चाहते थे। कंपनी तो अब रही नहीं, मैं कंपनी बोल रहा हूँ। फिर कंटिन्यूएशंस ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। कम्युनल इलेक्टोरेट तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये तो इनकी मनपसंदीदा चीज है। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंड 3 राउंड टेबल। अब देखो साइमन कमीशन के लिए ना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के ये लोग 3 राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस करे थे कि फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑन द, देखिए यहां पर क्या बताया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली बोलने का मतलब जो ब्रिटिश का जो सरकार है, ठीक है, और इंडिया में जो रूल कर रहा है उसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोलेंगे। इंडिया के अंडर में जो टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर में आ रहा है, और प्रिंसली स्टेट जो अभी स्टेट्स आजाद हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन एक व्हाइट पेपर, मतलब तीनों सभी लोगों का डिस्कशन, सारे तरह के लोगों का डिस्कशन लाया गया। व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वाज प्रिपेयर, तो व्हाइट पेपर को प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल का, कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे हम लोग इंडिया में, चलो प्रिपेयर एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, एंड सबमिटेड मतलब ये जो व्हाइट पेपर बना उसको ज्वाइंट वेट अ मिनट फ्रेंड्स, व्हाइट पेपर में ये लोग साइंस सब चीज मतलब एक रिफॉर्म्स लेकर के आया गया।
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड सबमिटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी में इसको भेजा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस लोअर हाउस का जो ज्वाइंट सेलेक्ट बॉडी हुआ करता था, उन दोनों के पास इनको भेजा गया। अब रिकमेंडेशन क्या आता है ऑफ दिस कमिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड विथ सर्टेन चेंजेस। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉम्युनल अवार्ड। इन अगस्त 1932 Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of a representation of minorities which came to be known as a communal award. The award not only continued separate electorate for Muslims, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans but also extended it to depressed classes, scheduled caste. Gandhi ji was distressed over this extension. देखिए फ्रेंड्स, कॉम्युनल अवार्ड एक्चुअली में कॉम्युनलिज्म की बात की जा रही है। पहले हम लोग कॉम्युनलिज्म किस में देखे? कॉम्युनलिज्म हम लोग देखे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम में हो रही थी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या किए ना कि हिंदू के जो लोअर कास्ट के जो पार्ट्स थे, जो शेड्यूल कास्ट के जो पार्ट्स थे, उनको भी बोला गया कि आपको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेगा। इस चीज से गांधी जी काफी नाराज थे और इन्होंने इसके लिए फास्ट अनटू डेथ का व्रत रख लिया। समझ लो, प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अंडरटूक अ फास्ट अनटू डेथ। कहां पे रखा था? यरावदा जेल के। यरावदा जेल कहां पे है? पुणे में है। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, बोलने लगे नहीं, जो आपने ये बताया गया है सेपरेट इलेक्टोरल डिप्रेस्ड क्लास को भी दिया जाएगा ना, इसको मॉडिफाइड करो भाई। इनका ये डिमांड था। तो एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स, जो कांग्रेस के लीडर्स थे और डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर्स थे, डिप्रेस्ड क्लास के लीडर बी आर अम्बेडकर, इनके बीच में, और कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी, इनके बीच में बाकायदा बात हुआ। और एग्रीमेंट क्या निकल करके आता है? पूना पैक्ट साइन आता है। रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, नहीं हिंदू में मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा ही रहेगा, और हम लेकिन हम लोग कुछ सीट्स जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को देंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट मत करो कि सिर्फ जो डिप्रेस्ड क्लास तुमको लिए तुम्हारे लिए वोट करे। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो कम्युनलिज्म वाला जो भावना था, इनके लिए डिप्रेस कर दिया गया और लोअर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। हाँ भाई, तुम लोग में से कुछ लोग खड़ा हो सकते हो, लेकिन वोटिंग सभी लोग देगा, ऐसा बात किया गया। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, देखो एक्चुअली में ना ये एक काइंड ऑफ अ माइलस्टोन था इंडियन हिस्ट्री में। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट हम लोग को मिलेगा। जैसे कि इसमें देखा जाए तो 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब ये मतलब क्या क्या थे, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो। पहली बात, यहां पर एक ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज अ यूनिट्स। क्या बोला गया कि एक पूरा यूनाइटेड इंडिया रहेगा। और फेडरेशन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? फेडरेशन इज लाइक, समझ जाओ, सेंटर, और सेंटर का अलग पावर, स्टेट का अलग पावर, लेकिन फिर भी ये दोनों यूनाइटेड है। इट्स काइंड ऑफ अ फेडरेशन। तो इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल है। इट्स नॉट कंप्लीटली फेडरल, इंडिया इज जस्ट अ क्वासी फेडरल। तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, मतलब पूरा इंडिया है, वो किन सब चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से। प्रोविंसेस मतलब स्टेट, और प्रिंसली स्टेट जो आजाद स्टेट है एज अ सिंगल यूनिट। लेकिन अगर तुम लोग अपने बिहाफ में प्रोविंसेस को बोला गया कि हाँ तुम लोग अपने बिहाफ में रूल्स करो, लाइक अगर बात करें हम लोग प्रोविंसेस, समझ जाइए 2 प्रोविंसेस हैं और ये पूरा इंडिया टाइप समझ जाइए ये है। तो ये बोला गया तुम लोग अपने लिए रूल करो, तुम लोग अपने लिए रूल करो, प्रिंसली स्टेट तुम अपना जैसे रूल कर रहे हो करो, लेकिन हम लोग एक ही हैं सब। इसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। आगे हम लोग अच्छे से फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेडरेशन मतलब समझ जाइए, फेडरल का मतलब सेंटर हो गया और प्रोविंशियल मतलब स्टेट हो गया, ठीक है। तो दी एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन, मतलब पावर अब हम लोग डिवाइड करेंगे सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट होगा। एक फेडरल लिस्ट होगा फॉर सेंट्रल जिसमें 59 आइटम्स को रखा गया, एक प्रोविंशियल लिस्ट होगा जिसमें 54 आइटम्स को रखा गया, एक कंकरेंट लिस्ट होगा जिसको 36 आइटम्स रखा गया। फेडरल लिस्ट मतलब सेंटर के अंदर में हो गया, पूरे
इस पोर्शन के अंदर में आ गया। और प्रोविंसेस के मतलब ये अपना प्रोविंसेस देखेगा, ये अपना प्रोविंसेस का लिस्ट देखेगा, और कंकरेंट लिस्ट दोनों के अंदर में आ गया। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट दोनों के अंदर में आ गया। हाँ, और रेसिडरी पावर जिसपे मतलब जिस सब्जेक्ट पे कोई मतलब डिसीजन लिया नहीं गया, कोई सब्जेक्ट बना नहीं है, तो ऐसा चीज हम लोग रेसिडरी बोलते हैं। तो रेसिडरी पावर किसके हाथ में गया वाइसरॉय के हाथ में लिया गया कि वाइसरॉय इसके ऊपर में एक्शन लेगा। हाउएवर फेडरेशन नेवर केम, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में 1935 वाली एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ पे फेडरेशन बनाने की बात तो की गई थी, लेकिन कभी भी ये टुगेदर नहीं है। प्रिंसली स्टेट कंप्लीटली बोल दिए कि हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब प्रिंसली स्टेट खुद भी अपने जगह पे एक इंडिपेंडेंटली राज कर रहे हैं, और उनको बोला जाएगा कि हम एक इंडिया बना रहे हैं, आप इंडिया का पार्ट बन जाइए, तो थोड़ी ना आएंगे। तो वो बोलेंगे हमें कोई नहीं चाहिए इंडिया, इंडिया हम अकेले ही खुश हैं। तो प्रिंसली स्टेट कभी एग्री ही नहीं हुए थे, इसीलिए ये फेडरेशन कभी बन ही नहीं पाया। ये कंकरेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट कभी नहीं बन पाया। इटेबल डायरेक्टी का तो यहाँ पे प्रोविंसेस में पूरी तरीके से विरोध किया गया, एंड इंट्रोड्यूस अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। प्रोविंसेस को एक कंप्लीटली ऑटोनॉमी दिया गया, आजादी दिया गया। प्रोविंसेस वेयर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स, अपने तरीका से वो लोग काम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिफाइंड स्फीयर्स में, पर्टिकुलरली स्फीयर्स में। मोreover, the act introduced a responsible government in provinces, that is, governor was required to act with advice of a ministers responsible to provincial legislature। क्या क्या बात कर रहा है, जैसे कि प्रोविंशियल में चलो ऑटोनॉमस सिस्टम तो चल रहा है, गवर्नर रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, तो इसके मिनिस्टर्स, यहाँ के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स लोग जो मिनिस्टर बन के आ रहे हैं, वो लोग गवर्नर को हेल्प करेगा यहाँ का रूल्स रेगुलेशन बनाने में। सिंपल सी बात। एडवाइस करेगा मिनिस्टर्स को। ठीक है, गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ सम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स लोग के एडवाइस के अनुसार गवर्नर काम करेगा। ओके, दिस केम इनटू इफेक्ट, ये पूरी तरीके से हम लोग को दिखने को मिलेगा ऑटोनॉमस सिस्टम 1937 में वाज, लेकिन 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर लिया गया। 1937 से लेकर के 1939 में इंडिया में काफ़ी तरक्की हुई थी, क्योंकि हर एक स्टेट को पावर मिला था। उस समय इंडियन के जो भी मेंबर्स थे, कोई भी लालच में नहीं था, उन्होंने देश के लिए काम किया, सभी ने देश के लिए काम किया था 1937 से लेकर के 1939 में फ्रेंड्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ अ डायरेक्टी। देखिए, प्रोविंशियल से डायरेक्टी तो हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे बात किया गया सेंटर में हम लोग डायरेक्टी लेकर के आएंगे, मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। कंसिक्वेंटली फेडरल सब्जेक्ट्स वेयर डिवाइडेड इनटू, तो फेडरल सब्जेक्ट जो सेंटर की जो बात थी, फेडरल का मतलब एक्चुअली सेंटर हो गया, हम लोग समझ जाइए फेडरल का मतलब अगर फेडरल बोल रहे हैं तो सेंटर की बात हो रही है। तो सेंट्रल लिस्ट समझ जाइए, फिर फेडरल लिस्ट समझ जाइए, उसको दो पार्ट में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। However, these provisions of the act did not came into operation at all। जाहिर सा बात है, इंडियंस विरोध करेंगे ही। इनको पता है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में तुम छोटा मोटा चीज, लल्लू पपलू चीज तुम रख दोगे, और रिजर्व सब्जेक्ट में जो जो मेन चीज है वो रखोगे, उसमें हम लोग एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, तो रखने का क्या फायदा। इसीलिए इसका काफी विरोध हुआ। फिर बाई कैमरलिज्म, 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म लेकर के आया गया, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस प्रोविंसेस में फ्रेंड्स। तो सबसे जो प्रोविंसेस हुआ करता था वो कौन था? द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी। ठीक है, बंगाल, आपको ये नाम याद होना चाहिए, बंगाल, बॉम्बे, इट्स नॉट बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूपी। ओके, वेयर मेड अ बाई कैमरल कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेगा, जिसको हम लोग अपर हाउस बोलेंगे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलेंगे। ठीक है, हाउएवर मेनी रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन देम। रिस्ट्रिक्शन इन बॉडी बनने के बाद भी इन लोगों के ऊपर में काफी रिस्ट्रिक्शंस रहा। फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉम्युनल, देखिए कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन हर एक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस्ड क्लास। देखिए इतना कासा मतलब गांधी जी के बीच में और दलित के लीडर जो हमारे भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में साइन भी हो गया पुना पैक्ट, लेकिन फिर भी ये ब्रिटिशर्स नहीं माने और इन्होंने डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया। ठीक है, मतलब जाहिर सा बात है ये फूट डालने की काम कर रहे थे, फूट डालने का काम कर रहे थे। ओके, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश्ड
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो काउंसिल्स ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश किया गया था उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विथ अ टीम ऑफ एडवाइजर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर दिया गया। जाहिर सा बात है फ्रेंड्स, ये तो लिखा हुआ है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजीज, ठीक है, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। देखो, जिन लोगों को वोटिंग राइट्स मिल रहा था उनमें से 10% को फ्रेंचाइजीज दिया गया। ठीक है, बस मतलब वोटिंग पॉपुलेशन का मात्र अब 10% को फ्रेंचाइजी दिया जा रहा है। इंडिया में काफी कम लोग उस समय वोट दे सकते थे। जो इंडियंस थे वो बहुत कम थे जो वोट देने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। ठीक है, तो फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या हो गया ना फ्रेंड, जो वोट देने के काबिल हुआ उस समय, तो उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज किया गया। 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया। सिंपल इतना याद रखना। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो भी मतलब करेंसी है उसके क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। फिर हम लोग देखते हैं 9 पॉइंट में, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो, देखो मैं आपको बताया था ना पब्लिक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज जस्ट लाइक अ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके माध्यम से काफ़ी लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, आईएएस आईपीएस। ठीक है, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भी काफ़ी लोगों का रिक्रूट होता है, डीएसपी एंड ऑल। ठीक है, जो प्रोविंस के लिए काम करेगा। ठीक है, तो प्रोविंशियल काउंसिल और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट मतलब जब दो पर्टिकुलर प्रोविंसेस मिल करके किन्हीं ऑफिसर्स को अगर रिक्रूट करते हैं तो इसको हम लोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1937 में, कि हाँ भाई फेडरल कोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब यहां पे आजादी की बात होगी। तो देखिए, ऑन फरवरी 20, 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लेमेंट एटली थे ना, डिक्लेयर कर दिए गए कि ब्रिटिश रूल इंडिया में जून 30, 1948 से पहले खत्म होने लगी है। लेकिन ऐसे बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, 15 अगस्त 1947। आफ्टर विच पावर जो था पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल इंडिया के हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशंस बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग। तो लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ ना, यहाँ पर ये सारा चीज तो बात हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग लोग ना क्या डिमांड करते हैं कि मुझे कंट्री का 2 हिस्सा चाहिए, मुझे अपना आज़ाद होना है, मुझे एक अपना आज़ाद पाकिस्तान बनाना है। ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पे होने लगी थी। तो यहाँ से काफ़ी शोर हंगामा होता है फ्रेंड्स पार्टीशंस को लेकर के। ठीक है, अगेन ऑन जून 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया formed in 1946 cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it। कंप्लीटली यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल दिया गया, चलो ठीक है तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लागू करो, लेकिन ये जो हम लोग आज़ादी दे करके जा रहे हैं इसका कोई भी अगर पर्टिकुलर हिस्सा इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए एग्री नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंस है, वो अपने तरीका से रूल्स रेगुलेशन कर सकते हैं। ये लोग ऐसा बात इसलिए बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स क्योंकि उस समय इंडिया काफ़ी बड़ा था और नहीं चाहते थे कि ये एक इंडिया बहुत बड़ा यूनिट बन करके रह जाए, तो छोटा छोटा राज्य भी अपना अलग ही रूल करे, इस तरीका से ये बोल दिए ताकि एक छोटे छोटे पर्टिकुलर राज्य मिल करके एक बड़ा इंडिया ना बन जाए, ऐसा इनका मानना था। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको अगर आज़ाद रहना रहिए, कोई भी पर्टिकुलर इंडिया में मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑन द सेम डे जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया पार्टीशंस करवा देते हैं, पार्टीशन प्लान लेकर के आते हैं जिसको हम लोग माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। द प्लान वाज एक्सेप्टेड, मतलब कांग्रेस के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया और इमीडिएट इफेक्ट इसका हम लोग देखेंगे बाय इनैक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बन गया। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था फ्रेंड्स, मुस्लिम्स और हिंदू को लेकर के, पार्टीशंस को लेकर के। मोहम्मद अली जिन्ना जो मेन कारण इसके थे।
द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में? तो 4 जुलाई 1947 में। और रॉयल एसेंट्स इनमें मतलब रिसीव द रॉयल एसेंट्स, इन लोगों को सिग्नेचर साइंस वगैरह सब मिल जाता है 18 जुलाई 1947 में। और ये एक्ट कब बन करके आ जाता है? 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट बन करके रेडी हो जाता है। ओके, फीचर ऑफ दिस एक्ट की अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश रूल जो थी इंडिया में खत्म हो जाती है, बता दिया गया इंडिया डिक्लेयर हो गया है, इंडिपेंडेंस सॉवरेन है, इंडिया आज़ाद है। प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, इंडिया दो पार्ट में बढ़ चुका है, इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। विद द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब इनके पास अब पावर है, इंडिया अगर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो नहीं करे, दोनों इंडिया और पाकिस्तान। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब था जो भी जहां जहां पे भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया है उन लोग मिल करके गेम जो खेलते हैं, इसी को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो अब अगर आपको हमारे इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। इट एबोलिश द वाइसरॉय का ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया। अब वाइसरॉय का ऑफिस रह के भी क्या करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन, जैसे कि इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। तो गवर्नर जनरल इंडिया में बना दिया गया जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन डोमिनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट इंडिया में जो कैबिनेट बन करके तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उनके आदेश पे आपको कौन गवर्नर जनरल चाहिए तो आप अपने अनुसार बता सकते हो, ठीक है। तो हमारे ब्रिटिश किंग आपको अपॉइंट करके वो दे देंगे आप, ठीक है। तो हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव अ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब देखिए अब उसके बाद मतलब ये आप लोग अपने अनुसार अपने चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन अगर जो भी बन रहा है उसके लिए ब्रिटेन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आप एक इंडिपेंडेंट बन गए हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, चाहे इंडिया का गवर्नमेंट बने, पाकिस्तान का गवर्नमेंट रहे, अब ब्रिटेन का गवर्नमेंट आपसे कोई वजूद नहीं रखता है। क्लियर इंडिकेशन आज़ादी का। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पूरी तरीके से पावर दिया गया कि आप लोग अपने लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो रेस्पेक्टिव नेशंस के लिए। रिपील एनी एक्ट, कोई भी आप एक्ट को रिपील कर सकते हो, जो भी मतलब पहले की एक्ट जो आप चालू करते ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था उसको आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, हम लोग जो आपको आज़ादी दी है उसको भी आपको, उस चीज़ को भी आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मतलब लाइक इंडिया और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, अगर आप चाहते हो जुड़ जाना जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, ठीक है। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियन, दोनों डोमिनियन में दोनों एरियाज में लेजिस्लेटिव और देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट किया गया, ड्राफ्ट किया गया, इन्फोर्स करवाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर द 15 अगस्त, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है 15 अगस्त 1947 में इंडिया में लागू नहीं होगा। वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड देयर टू बाय लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और डोमिनियन। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के लेजिस्लेचर चाहते हैं, यहाँ के डोमिनियन चाहते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन जो 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था वो यहाँ पर चल सकता था। अगर ये लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं चल सकता है, कंप्लीटली इनकी मर्जी। अब सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस को भी एबॉलिश कर दिया गया इंडिया में एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फंक्शन कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ अ ब्रिटिश पारामाउंटेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947। देखो प्रिंसली स्टेट्स को आज़ाद कर दिया गया, उनको भी बोला गया तुम लोग आज़ाद हो, तुमको अपने तरीके से रूल करना है करो, नहीं करना है मत करो, आप इंडिया में मिलना चाहते हो मिल जाओ, ठीक है। इट ग्रांटेड अ फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू, मतलब वही चीज़, इंडियन प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम दिया गया, तुम अगर इंडिया में जुड़ना चाहते हो जुड़ो, पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो जुड़ो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना, आपकी मर्जी। It provided for the governance of each of the dominion and the provinces by the Government of India Act of 1935। देखो अभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, तो हम लोगों को नियम कानून तो चाहिए ना, तो जो हमारा जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो उस चीज़ को तब तक आप अपने देश में लागू करवा सकते हो, इंडिया में या पाकिस्तान में। और इसमें अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है तो कर सकते हो, जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी नहीं हो जाता है, ठीक है। It deprived the British monarch of his right
to veto bills or ask for reservation of a certain bills for his approval. अब ब्रिटिश मोनार्क कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है वीटो बिल्स उसका परमिशन लेने का, आप लोग अपने अनुसार आप भी कुछ को जो भी करना है कर सकते हो. बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर गवर्नर जनरल. ठीक है, ठीक है. बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल. द गवर्नर जनरल वुड हैव अ फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल in the name of His Majesty. It deprived the British monarch of his right to veto bills. देखो वीटो बिल्स, वीटो पावर्स एंड ऑल, हम लोग बिलिंग्स जो हम लोग आगे वाले जो चैप्टर है ना उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बस एक काइंड ऑफ समझ जाओ कि वीटो पावर जो था ना ये सारा सिस्टम अब कंप्लीटली हट चुका है. ठीक है, जो लेकिन हाँ यहाँ पे वीटो पावर, वीटो जो गवर्नर जनरल जो इंडिया के बन करके आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के बन करके आ रहे हैं, उनके पास अब रहेगा. मतलब अब इनको इनका परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, मैजेस्टी इनके बिहाफ में परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल के पास रहेगा. और गवर्नर जनरल एक एडवाइजरी बॉडी है जिनको मिनिस्टर्स का सुनना पड़ेगा. ठीक है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स. They were made to act on the advice of respective council of. मैंने आपको पहले बताया कि अब गवर्नर्स, प्रोविंशियल्स गवर्नर्स बने और गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया बने. ठीक है, अब इन लोगों को एक्शन लेना रहता था, काउंसिल्स के जो हेड्स रहते थे उनके बिहाफ में इनको कोई भी फंक्शन, कोई भी कुछ भी चीज़ अगर सुनाना रहता तो उनके बिहाफ में ही ये लोग सुना सकते हैं. इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ इम्पेरियर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग. मतलब जो भी बड़ा सारा नाम था, जो मतलब इंग्लैंड्स लोग जो नाम अच्छा खासा जो देते थे किंग्स को, तो इन सब टाइटल्स का एबॉलिशमेंट करवा दिया गया. इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड द रिजर्वेशंस ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी. पहले जो सिविल सर्विसेज बनते थे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुआ करता, तो इन सब चीज़ को हटा दिया गया. अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही नहीं रहा तो क्या ये अपॉइंट करेंगे. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ अ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर. देखिए जो भी मेंबर सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट हुए थे 15 अगस्त 1947, तो अपना जितना भी बेनिफिट्स था फुल एंजॉय किए 15 अगस्त 1947 पे. उसके बाद ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे उनको घर जाना पड़ा, जो इंडियंस थे वो इंडिया ही में रहे. ऑल द स्टोक ऑफ अ मिडनाइट 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल खत्म हो जाता है, पावर ट्रांसफर हो जाता है. न्यू इंडिपेंडेंट जो न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बने इंडिया और पाकिस्तान. लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं. ठीक है, हाउ ही सोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बनाया गया, बिकेम बाद में ये पार्लियामेंट बना इंडियन डोमिनियन का. ओके, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू. द बाउंड्रीज बिटवीन द टू डोमिनियन वेयर डिटरमाइंड बाय. अब देखो ये जो बाउंड्रीज वगैरह का जो बात किया जाए ना, तो ये कैसे डिटरमाइन किया गया था, बाउंड्री कमीशन. इसको हम लोग रैट क्लिफ बोलते हैं. पाकिस्तान इंक्लूडेड द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान में क्या आया, वेस्ट आया, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट इन आसाम. ठीक है, फिर रेफरेंडम करवाया गया इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और सिलहट में, तो वो किसके फेवर में गया, पाकिस्तान के फेवर में. रेफरेंडम मतलब एक वोटिंग करवाया गया लोगों से, मतलब वोटिंग करवाया गया और लोगों का मैक्सिमम वोट पाकिस्तान के लिए था, तो वो पाकिस्तान के फेवर में ही चला गया. अब यहाँ पे मेंबर्स बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट 1946 में और उनका पोर्टफोलियो बताया गया. तो जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस को देखते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देखते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर. ये सारा फ्रेंड्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये लाइन बाई, ये मतलब उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछेगा भी नहीं. फर्स्ट कैबिनेट ऑफ अ फ्री इंडिया में आप थोड़ा सा देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे, कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च थे. ठीक है, सो दिस चैप्टर डन. तो फ्रेंड्स आपका पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट होता है. कल से हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको पसंद आया हो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, आपकी थोड़ी सी मोटिवेशंस मुझे बहुत हेल्प करती है.